हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में फिर से स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये है 29। इससे पहले हमने 28 क्लासेस अपलोड कर दी है। आप वो क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लासें भी देखिए। ये क्लासें है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन क्लासों को देखिए और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर किया कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हम इसमें लाते हैं। तो आप क्लास को पूरा देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि इसी पैटर्न पे है वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो क्लास को लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन थे, इसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से नहीं लगती है? ऑप्शन देखिए, अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन देश के साथ में नहीं लगती है? तो कौन सा है ये है उत्तर प्रदेश। किसकी नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा है ये चीन देश के साथ नहीं लगती है। इसके साथ ही चीन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पड़ोसी देशों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। तो चीन की राजधानी है वो क्या है? बीजिंग है वो चीन की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा का क्या है? ये युआन या रेनमिबी है, ये चीन की मुद्रा है। और राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ पे? ये है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो ये इस क्वेश्चन से इंपोर्टेंट पॉइंट हुए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी कीजिए। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? शूटिंग गार्ड। क्या है? शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? तो शब्दावलियां आपको याद होनी चाहिए सारे खेलों की। अधिकतर हमने कवर करवा दिए हैं और जो नहीं हुआ है अभी तक वो आपके सामने अगली क्लासों में आ जाएंगे। तो बताइए, शूटिंग गार्ड है वो किस खेल में यूज में लिया जाता है ये शब्द? तो ऑप्शन देखिए, वॉलीबॉल में, टेनिस में, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस। तो इनमें से कौन सा ऐसा खेल है जिसमें शूटिंग गार्ड शब्द का यूज किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ये बास्केटबॉल में। किस में? बास्केटबॉल में है शूटिंग गार्ड शब्द का यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए, बास्केटबॉल की शब्दावली जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो लिखी है मैंने यहाँ पे, तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। बास्केटबॉल की जो भी इंपॉर्टेंट शब्दावली है इनमें से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। इससे पहले भी हमने क्रिकेट के बारे में, हॉकी की जितनी भी शब्दावली है वो हमने आपके सामने लाए थे। तो आज के में है ये बास्केटबॉल की शब्दावली आपके सामने देख लीजिए। ड्रिबलिंग है, रिबाउंडिंग है, ब्लॉकिंग है, फ्री थ्रो है, हेल्ड बॉल है, होल्डिंग है, जंप बॉल है, मल्टीपल थ्रोज है, पाइवोट है, पासिंग और शूटिंग। ये सारी है किसकी है? ये बास्केटबॉल की शब्दावली है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इनको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नवंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो यहाँ पे नवंबर 2022 तक का पूछा था, तो ये आप नवंबर 2023 में कौन है भारत में केंद्रीय कानून मंत्री है, ये कौन है? ऑप्शन में देखिए, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू और पीयूष गोयल। तो इनमें से है कौन है जो भारत में केंद्रीय कानून मंत्री है? वर्तमान में कौन है भारत में केंद्रीय कानून मंत्री? तो ये कौन है? ये है अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जो है कब से है? 18 मई 2023 से अर्जुन राम मेघवाल है भारत के कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में ये अभी कार्यरत है। क्या है? कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में ये वर्तमान में कार्यरत है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आज से हम
पहले से ही अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में आपकी तैयारी को इम्प्रूव करे। तो इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब से आपको रोज क्लासों में देखने को मिलेगा। रोज हम 20 क्वेश्चन अपलोड करेंगे, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर ही आपको, एग्जाम के पैटर्न के अनुसार ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? जितने भी भारतीय राज्य है, यूटीज है, उनके आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वहां पे कौन सी पार्टी कार्यरत है, वो सारी आपको एकदम याद होनी चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक एक करके हम आपके सामने जितने भी यूटीज और राज्यों के मुख्यमंत्री, उनकी राजधानियां हैं, वो सारी लाते रहेंगे। तो आप क्लासों से जुड़िए। तो कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में? ऑप्शन में देखिए अमरिंदर सिंह, बी है चरणजीत सिंह चन्नी, और सी में है प्रकाश सिंह बादल, और डी है भागवत मान। तो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है भागवत मान। कौन है? भागवत मान जी है, जो कि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है। क्या है पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़ है, और ये हरियाणा की भी है, और चंडीगढ़ यूटी की भी है। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? ये है बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। स्थापना कब हुई थी पंजाब की? स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन की स्थापना कब की गई थी। ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे, तो एसएससी जीडी में भी पूछे जा सकते हैं। लोकसभा सीट कितनी है? ये पंजाब की 13 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 17। कितनी है? 7 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 7 है। और विधानसभा सीट कितनी है? ये 117 है। कितनी है विधानसभा सीट पंजाब में? 117 है। ये यहाँ की विधानसभा सीट है। राज्यसभा सीट 7 है, और लोकसभा सीट यहाँ की 13 है। और कौन सी पार्टी कार्यरत है? ये कौन सी पार्टी से है यहाँ के मुख्यमंत्री? ये है आम आदमी पार्टी से। कौन सी पार्टी कार्यरत है? पार्टी से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे एसएससी जीडी के ही प्रीवियस ईयर में, कि यहाँ पे कौन सी पार्टी कार्यरत है। तो पंजाब में कौन सी पार्टी कार्यरत है? ये आम आदमी पार्टी यहाँ पे कार्यरत है। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान जी है। और राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट हुए पंजाब से। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में दे रखा है 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो गंगा महोत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के ही किस शहर में गंगा महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन में दे रखा है नोएडा में, लखनऊ में, वाराणसी और कानपुर। तो कहाँ पर मनाया जाता है गंगा महोत्सव? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। कहाँ पर? वाराणसी में मनाया जाता है। ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। जो हिंदू महीना होता है कार्तिक, उसमें देव दीपावली या पूर्णिमा के दिन से ये महोत्सव स्टार्ट होता है, या इसका आयोजन किया जाता है इस दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो संसद के संयुक्त सत्र से कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो ऑप्शन देखिए। एक में क्या है? अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। तो अब तक है कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है इसकी संसद की? तो ये दोनों सदनों की है जो संयुक्त बैठक है, वो 3 मौकों पर हो चुकी है। ये सही है। दूसरा क्या है? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तो ये सही है या गलत है, ये बताइए आप। इसके अलावा तीसरा देखिए, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। तो ये बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। ये भी सही है। तो इसका ये गलत होगा। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करते हैं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है ये करते हैं इसकी अध्यक्षता।
देखिए अनुच्छेद 108 है, इसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किसमें है, अनुच्छेद 108 है, वो किससे संबंधित है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित जो अनुच्छेद है वह कौन सा है, 108 है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो कौन करता है, उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष है, ये इसके जो संसद के दोनों सदन है इनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिए सारे के सारे, इन्हीं से क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकते हैं और ये इतना बड़ा एक साथ में भी आया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2022 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोशिका किस जीव का क्या है, जीवित भाग होता है। तो कैसा होता है, सबसे बारीक, सबसे छोटा, सबसे पतला या सबसे लंबा। तो कोशिका है ये किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है। कैसा होता है, सबसे छोटा है ये जीवित भाग होता है। देखिए कोशिका है ये सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन होती है, सजीवों के शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ये कौन होती है, कोशिका होती है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या होती है, तो ये कोशिका होती है। कोशिका है एक केंद्रक एवं और कोशिका द्रव्य से बनी होती है। किससे बनी होती है कोशिका, इसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य इसमें उपस्थित होता है। कोशिका है वो किसी जीव की सबसे छोटा जीवित भाग होता है, मतलब छोटे से छोटा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए कि इनमें से कौन सा है जो एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है, जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाता है। तो इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी भी बैंक या किसी अन्य जो भी संस्थान है उसके जो ग्राहक है उनको वित्तीय संस्थान की वेबसाइट, क्या है, वित्तीय संस्थान जो भी बैंक या और कोई भी वित्तीय संस्थान है उसके ग्राहकों को जो वित्तीय संस्थान की जो वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार की जो वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाते हैं, वो कौन सी प्रणाली है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली हो सकती है, देखिए अंतरराज्यीय बैंकिंग है या एकल प्रविष्ट प्रणाली है या इंटर बैंकिंग है या इंटर कॉर्पोरेट बैंकिंग है। तो क्या है, ये इंटरनेट बैंकिंग है, एक ऐसी भुगतान प्रणाली है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जिसके माध्यम से क्या होता है, ऑनलाइन होते हैं, क्या वित्तीय जो भुगतान है या लेन देन है ये वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन होते हैं। देखिए पूरा किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान, जो भी बैंक है या इसके अलावा भी कोई भी वित्तीय संस्थान है उसके जो ग्राहक है उनको वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से, किसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से ये कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। कैसे, वेबसाइट के माध्यम से ये वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। कौन सी है, इंटरनेट बैंकिंग है, इसके बारे में आप सब लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए और आंसर बताइए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष किस वर्ष में ये अधिनियमित की गई थी। तो दंड प्रक्रिया संहिता है ये किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी। तो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए इसका, कब की गई थी, 1977, 1975, 1971 और 1973। तो भारत में जो दंड प्रक्रिया संहिता है वह वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई थी। देखिए अब दंड प्रक्रिया जो संहिता है ये क्या है, भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करती है। क्या है, भारत में जितनी भी आपराधिक कानून है के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं ये प्रदान करती है। इसे वर्ष कब अधिनियमित किया गया था, 1973 में इसको अधिनियमित किया गया था और लागू कब हुआ, ये 1 अप्रैल 1976 को ये प्रभावी हुआ था। ये इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रभावी कब हुआ और अधिनियमित कब किया गया। जब ये पूछा गया है अधिनियमित कब किया गया है तो ये देखिए प्रभावी कब हुआ, ये भी आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 1976 को जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये प्रभावी हुआ था।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको सब पता होगा। जल्दी से बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस वर्ष हुआ था और ये कहां पर हुआ और किन्होंने इसके लिए जिम्मेदार कौन है या किन्होंने गोली चलाने का इसमें आदेश दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था, तो इनमें से कौन है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, किसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसमें से क्या होगा, देखिए ए सत्यपाल, बी जनरल हंटर्स और सी है जनरल डायर और है जनरल पेंटर। तो किन्होंने दी थी गोली चलाने का आदेश, ये दिया था जनरल डायर ने, तो ये इसके लिए जिम्मेदार हुए। देखिए ये घटना कब घटी थी, ये सबको याद होगी, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। ये कहां पर है, ये पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास में ये घटना घटी थी। तो ये आपको याद रखना है कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 में, पूरी डेट आपको याद रखनी है। पंजाब के अमृतसर में ये घटना घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसमें गोली चलाने का आदेश है वो किसने दिया था, ये दिया था जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास का माना जाता है, का कि या माना जाता है। तो क्या माना जाता है, विनिर्माण जो क्षेत्र है उनको सामान्य और आर्थिक विकास का, ऑप्शन में देखिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, घुटना माना जाता है, हाथ माना जाता है या पैर माना जाता है। क्या माना जाता है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। उत्सव लोक नृत्य हर शिफ्ट में पूछे गए थे और हम आपके सामने रोज एक या दो लोक नृत्य है वो दो राज्यों के लाते हैं, क्योंकि ये हर शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन बने थे। इस बार भी आ सकते हैं, किसी में लोक नृत्य, किसी में उत्सव, किसी में कोई त्योहार। तो आपको याद रखना है, हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन इससे बने थे। तो बताइए, वांगला है, वांगला कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये कहाँ का एक लोक नृत्य है, ए पश्चिम बंगाल का, बी मेघालय का, सी बिहार या मिजोरम। तो वांगला है वह कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, इसका आंसर क्या होगा, वांगला है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है, ये है मेघालय का। कहाँ का है, मेघालय का ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा देखिए मेघालय के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं, सारे याद रखने हैं। देखिए है नोंग क्रेम नृत्य है, दोरे गाटा नृत्य है, बहदीन खलम है, साध सुख माइनसियम या साध वेइंकिंग है, लाहौर नृत्य या चीपी या है नृत्य। ये सारे ऐसे ही है, आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, इनको ऐसे ही याद रखना है। याद नहीं रहते हैं तो इनको लिख लीजिए, आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि ऐसा कोई हमने नृत्य लिखा था और ये किसी न किसी राज्य का है। तो देख लीजिए मेघालय के आपको ऐसे ही नृत्य याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूछा गया है, इनमें से भी पूछा जा सकता है। देख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए इनको, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। तो बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है आईपीआर 1956 ने कौन सी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी, तो इसने है कौन सी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। आईपीआर 1956 ने कौन सी पंचवर्षीय है, ए है चौथी, बी दूसरी, सी छठवीं और डी 10वीं। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी इसने, दूसरी पंचवर्षीय योजना की इसने नींव रखी थी। किसने, आईपीआर 1956 ने। आईपीआर 1956 क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन ऑफ 1956, औद्योगिक नीति संकल्प 1956। इसमें क्या हुआ, आईपीआर 1956 ने रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए लघु और कुटीर उद्योगों के महत्व पर भी जोर दिया था। इसने किस पर जोर दिया था, जो रोजगार के अवसरों के लिए लघु और कुटीर उद्योगों के महत्व पर इसने जोर दिया था। इसने इसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। ये कब से कब तक चली दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये 1956 से 1961 तक चली थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसका मॉडल भी पूछा जाता है,
कौन से मॉडल पर ये आधारित थी? ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल। कौन सा है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और कब से कब तक ये चली? इनका कार्यकाल या इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। कौन सा मॉडल है, कौन सा उद्देश्य है, सब पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया तो ये तो इजी है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इनको राइट डाउन करते जाइए, साथ साथ में इनको लिखते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ताकि आपको याद रहे, तो इसके लिए इनको राइट डाउन कर लीजिए आप। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन हुआ? तो कौन से राज्य में कौन से खेल है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। कौन से है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन है, वो इनमें से कौन से राज्यों में हुआ है? देखिए, ए ओडिशा में, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। तो इनमें से कौन से राज्य में हुआ है इनका आयोजन? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। किन में? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इनका आयोजन किया गया है। ये 4 शहर कौन कौन से हैं देख लीजिए, लखनऊ है, वाराणसी है, ग्रेटर नोएडा है और गोरखपुर है। कौन कौन से है? लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर। ये उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में कौन से हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन किया गया था। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है संसदीय प्रक्रिया में कोरम को किसके रूप में समझा जा सकता है? तो कोरम है वो क्या होता है? संसदीय प्रक्रिया में जो कोरम है वो क्या होता है? देखिए ऑप्शन में दे रखा है, पहला क्या है? संसद की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? सदस्यों की न्यूनतम संख्या से संबंधित है, या लोकसभा के कुल सदस्यों से, या राज्यसभा में उपस्थित मंत्रियों की कुल संख्या से संबंधित है, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या से। जो संसदीय प्रक्रिया में कोरम है, ये इसको किस रूप में समझा जा सकता है या किससे संबंधित है कोरम? तो ये है संसद की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या है वो कोरम से संबंधित है। क्या होता है कोरम? इस संसद की कार्य प्रणाली को चलाने के लिए जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या है वो कोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को किस रूप में जाना जाता था? इनमें से जो दास है उनको किस रूप में जाना जाता था या क्या कहा जाता था उनको? तो देखिए ऑप्शन में क्या रखा है वेलार और उझावार, दूसरा है केडीसीआर और उझावार, तीसरा है वेलार और उदीमही, और चौथा है केडीसीआर या अदीमही। तो क्या कहा जाता था? जो संगम काल के दौरान जो तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर है उनमें दास भी शामिल थे, तो उनको क्या कहा जाता था? तो इनको केडीसीआर या आदिमयी के रूप में भी इनको जाना जाता था। अब देखिए संगम वंश की स्थापना किसने की थी? संगम वंश है ये विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश की स्थापना है वो किन्होंने की थी? 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर के संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर में संगम वंश की स्थापना की थी, या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। संगम वंश की संस्थापक कौन था? हरिहर प्रथम है, ये संगम वंश का प्रथम शासक था। और विजयनगर साम्राज्य की है कौन सी नदी के तट पर ये स्थित है? तो ये विजयनगर है ये तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? एग्जाम में पूछा गया है। विजयनगर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर इसको बसाया गया है या इसके किनारे पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? भारत में जो हरित क्रांति है उसका उद्देश्य क्या था? भारत में हरित क्रांति लाने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन में दे रखा है राष्ट्रीय सशस्त्र बल सुरक्षा, बी है अन्य देशों पर निर्भरता, जी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा,
और डी है ओजोन रिक्तीकरण। तो इसका आंसर सबको पता होगा, जो है भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, ये था राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा। क्या था, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा है, ये भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य था। और हरित क्रांति का जनक है वो किनको माना जाता है, ये माना जाता है नॉर्मन बोरलो को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। हरित क्रांति का जनक है वो किनको माना जाता है, तो ये नॉर्मन बोरलो को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक है वो किनको माना जाता है, यह जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। किनको, भारत में हरित क्रांति का जनक है वो किसको माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1965 से 1988 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो रोज हम आपके सामने एक नदी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसका आंसर बताइए, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो नर्मदा नदी है वो कौन से स्थान से निकलती है, ए नासिक से, बी सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, सी महाबलेश्वर और डी अमरकंटक। तो ये इसका नर्मदा नदी से बहुत बार करवा दिया है, तो इसका आंसर आप बताइए ये कहाँ से निकलती है और इसका मुहाना क्या है। इसका आंसर क्या होगा, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। और इसका मुहाना क्या है, ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कहाँ पे, खंबात की खाड़ियों में। इसके अलावा देखिए नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, ये भी पूछे गए हैं। जबलपुर है, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के। भरूच है, राजपीपला है, सिनोर जो वडोदरा जिला का सिनोर है, ये सारे है नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए या नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जबलपुर है, भरूच है, राजपीपला है और सिनोर है, ये सारे नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है देखिए, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताइए। तो क्या है सुविधा, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से जो क्रय विक्रय किया जाता है उस सुविधा को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। एक नंबर पे है टेलीफोन सेवा कहा जाता है, डाक सेवा कहा जाता है, टेलीविजन सेवा या ई कॉमर्स। तो इस सुविधा को ई कॉमर्स कहा जाता है। किसके माध्यम से करते हैं, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से जो हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो उस सुविधा को ई कॉमर्स कहा जाता है। देख लीजिए, ई कॉमर्स है वो वस्तुओं और सेवाओं को ऑनलाइन खरीदना और बेचने की एक विधि है। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। जिप्सम को किस डिग्री या किस केल्विन तापमान पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। तो किस पर इसको गर्म करने पर, जिप्सम को किस डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर, जिप्सम को किस टेम्परेचर पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग करके क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है वो किस डिग्री पर इसको गर्म करने पर या कितने टेम्परेचर पर इसको गर्म करने पर ये जो है जिप्सम से कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है 373 केल्विन पर इसको गर्म करने से, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए CaSO4.2H2O, क्या है, CaSO4.2H2 है। अब इसको गर्म करने पर क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का अर्धहाइड्रेट बनता है, जिसका सूत्र देख लीजिए 2CaCO4.H2O या CaSO4.12H2O। क्या बनता है इसको गर्म करने पर, अर्धहाइड्रेट बनता है, तो CaSO4.12H2O ये बनता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो ये आज की क्लास थी हमारी, आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आपने अपना स्कोर चेक किया हो तो आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप अपना स्कोर खुद चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और इसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो आप क्लासों से जुड़िए, क्लासों को लास्ट तक देखिए, इस सीरीज से जुड़िए, ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल हेल्प करने वाली है। आप खुद एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हमने किए थे, यही क्वेश्चन पढ़े हैं और इन्हीं में से आपको एग्जाम में आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं, यही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।